प्यारे दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस सेशन में विज्ञान से संबंधित कुछ प्रश्नों को सॉल्व किया जाएगा। तो देखा जाए इस सेशन में आज कौन से प्रश्न हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है। ये जो सेशन है आगामी जो भी एग्जाम्स है, चाहे वो यूपीपीसीएस का पेपर हो, समीक्षा अधिकारी का एग्जाम्स है, या बीपीएससी के एग्जाम्स, या किसी भी अन्य कंपटीशन एग्जाम में आपको जो है इस पैटर्न पे जो है इस सेशन में जो प्रश्न है उसके अकॉर्डिंग जो है या उससे रिलेटेड प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो देखा जाए पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है। पहला प्रश्न दिया है डायनेमो परिवर्तित करता है। तो डायनेमो के बारे में आपकी जानकारी होनी चाहिए। इस प्रश्न जो है देखिए, ऑप्शन क्या दिया हुआ है। उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में। बी ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। सी ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। और डी ऑप्शन दिया है निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में। तो बताइए दोस्तों ऑप्शन क्या सही होगा इसमें। देखिए, जो डायनेमो के बारे में आपको जानकारी होगा तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर होना चाहिए डायनेमो के बारे में आपको, जो डायनेमो उपकरण है उसके बारे में। देखिए, तो डायनेमो क्या करता है ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। ऑप्शन है, तो बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो सही आंसर हो जाएगा डायनेमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, ये चीजें सी आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा को क्या है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो जो मैकेनिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या है, कन्वर्ट करता है। कौन करता है, जो डायनेमो है। ठीक है, ये चीजें अब देखेंगे दोस्तों। ऑप्शन पे जो दिया है उस पर भी विचार कर लेते हैं। ये ऑप्शन क्या है, उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में कौन बदलता है। ठीक है, या निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में किसके द्वारा बदला जाता है। तो प्रश्न दिमाग में आना चाहिए, इसका भी आंसर आपको लगभग। तो उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में किसके द्वारा बदला जाता है, जो ट्रांसफार्मर होते हैं। क्या है दोस्तों, जो ट्रांसफार्मर है, जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर। ठीक है दोस्तों, तो जो ट्रांसफार्मर होते हैं उनके द्वारा हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में क्या है, कन्वर्ट किया जाता है। ये चीजें हो गया। अब देखेंगे विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण कौन सा है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर के द्वारा किया जाता है। विद्युत मोटर है, विद्युत मोटर है, विद्युत मोटर हो गया। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया आपको। तो डायनेमो परिवर्तित करता है, तो सही ऑप्शन क्या हो गया, सी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। साथ ही हम लोगों ने देख लिया उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में किसके द्वारा बदला जाता है, या निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में किसके द्वारा बदला जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर एक ऐसा उपकरण है जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में और लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में क्या है, परिवर्तित करता है। फिर विद्युत ऊर्जा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कौन करता है, विद्युत मोटर के द्वारा किया जाता है। तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न था उसके साथ जो अन्य बातें थी उसको भी हम लोगों ने जान लिया गया। ठीक है, डायनेमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ठीक है दोस्तों, चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडिंग विलयन नहीं है। ऑप्शन दिया हुआ है, ए ऑप्शन धुआं, बी ऑप्शन स्याही, सी ऑप्शन है रक्त, और डी ऑप्शन है वायु। तो इन चारों ऑप्शन में बताना कि कौन सा कोलाइडिंग विलयन नहीं है। तो बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट किया जाएगा। तो कौन सा कोलाइडिंग विलयन नहीं है, तो सही आंसर हो जाएगा डी, वायु। वायु क्या है, कोलाइडिंग विलयन नहीं है। ठीक है, अब देखिए कोलाइडिंग विलयन क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए। तो जो कोलाइडिंग विलयन होता है एक प्रकार का मिक्सर होता है, मिश्रण होता है। किस तरीके का मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण होता है। तो कोलाइडिंग विलयन एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है। कोलाइडिंग विलयन में दो बातें आपको मालूम होनी चाहिए, एक परिक्षिप्त अवस्था और एक परिक्षेपण माध्यम। परिक्षिप्त अवस्था और परिक्षेपण माध्यम होता है। ठीक है, अब देखेंगे जैसे धुआं, धुआं क्या है, कोलाइडिंग विलयन है। तो कोलाइडिंग विलयन धुआं जो है उसका एक प्रकार का क्या है, एरोसॉल है। ठीक है, ये चीज है। स्याही भी क्या एक प्रकार का सॉल है। ठीक है, रक्त भी क्या एक प्रकार का सॉल है। ठीक है, अब देखेंगे धुआं क्या एक प्रकार के एरोसॉल है, एरोसॉल है। ठीक है, एरोसॉल है एक प्रकार का। स्याही भी क्या एक प्रकार का सॉल है, रक्त भी क्या एक प्रकार का सॉल है। ठीक है, ये चीज एक प्रकार का क्या है, सॉल है। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर दोस्तों
धुआं जो है, धुआं में देखिए एरोसोल आपको बताया, यहाँ पर कोलाइडिक विलयन के बारे में हमने बताया कि कोलाइडिक विलयन जो होता है ये बिस्मांगी मिश्रण होता है। जो कोलाइडिक विलयन होता है, कोलाइडिक विलयन क्या होता है, तो कोलाइडिक विलयन में क्या होता है, एक परिक्षिप्त अवस्था है, एक परिक्षिप्त अवस्था, और एक क्या है परिक्षेपण माध्यम जो होता है, क्या है परिक्षेपण माध्यम, एक क्या है आपका परिक्षेपण माध्यम है, ठीक है। और कोलाइडिक विलयन क्या होता है, बिस्मांगी मिश्रण है। कैसा मिश्रण है ये, बिस्मांगी मिश्रण है, बिस्मांगी जो है मिश्रण है, ठीक है, बिस्मांगी मिश्रण है, ठीक है। ये चीज है हेट्रोजेनियस क्या है, मिक्सर है। इसको यहाँ पर डिटेल इसलिए कर रहे हैं कि कोलाइडिक विलयन में देखिए ऑप्शन ये दिया हुआ है, हो सकता है कोलाइडिक विलयन नहीं है, कोई और ऑप्शन दिया हो, तो जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो कोई भी ऑप्शन रहेगा वहां पर क्या है समझ के उसको आप सही कर सकते हैं, ठीक है। आप देखिए कोलाइडिक विलयन क्या है, प्रकार का मिक्सर होता है। कैसा मिक्सर है, हेट्रोजेनियस मिक्सर है। हेट्रोजेनियस मिक्सर मतलब बिस्मांगी मिश्रण है, ठीक है। अब कोलाइडिक विलयन में दो पार्ट होते हैं, एक तो परिक्षिप्त अवस्था है और क्या है परिक्षेपण माध्यम होता है। ये चीजें क्लियर होगी आप। अब देखिए तो धुआं क्या एक प्रकार का एरोसॉल है, स्याही क्या एक सॉल है, रक्त क्या एक प्रकार का सॉल है, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। अब धुआं में देखेंगे परिक्षिप्त अवस्था ठोस है, धुआं में परिक्षिप्त अवस्था ठोस है और परिक्षेपण माध्यम क्या है गैस है। तो ये देखेंगे आप ठोस और क्या है गैस, ठीक है। इस तरीके का भी आ जाता है क्वेश्चन, ठोस में गैस का कौन सा कोलाइडिक विलयन है? तब वहां पर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तब आसानी से कर सकते हैं। कोलाइडिक विलयन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा आप आसानी से कर लेंगे, ठीक है। अब आ जाता है ठोस में गैस का कोलाइडिक विलयन है, इस तरीके से प्रश्न आ जाएगा तो आप दिक्कत हो जाएगा, इसलिए कॉन्सेप्ट क्या है समझ लीजिए आप। तो निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडिक विलयन नहीं है, तो कोलाइडिक विलयन का मतलब क्या होता है दोस्तों, कोलाइडिक विलयन एक प्रकार का बिस्मांगी मिश्रण है। कोलाइडिक विलयन के दो पार्ट होते हैं, परिक्षिप्त अवस्था और परिक्षेपण माध्यम होता है, ठीक है। अब देखिए धुआं क्या एक प्रकार का एरोसोल है और इसमें क्या है धुआं की परिक्षिप्त अवस्था ठोस है और परिक्षेपण माध्यम क्या हो गया गैस हो गया, ठीक। स्याही क्या एक प्रकार का सॉल है। अब इसमें देखेंगे जो परिक्षिप्त अवस्था क्या है ठोस है और परिक्षेपण माध्यम क्या है द्रव है, तो यहां पर लिख लेंगे ठोस और द्रव, ठीक। स्याही क्या है ठोस में, द्रव का क्या है कोलाइडिक विलयन होगा, इस तरीके से आप कह सकते हैं। तो स्याही में जो परिक्षिप्त अवस्था क्या है ठोस है और परिक्षेपण माध्यम क्या है द्रव है, लिक्विड है, ये समझ में आ गया। अब रक्त क्या है, तो रक्त में जो परिक्षिप्त अवस्था क्या है ठोस है, रक्त में परिक्षिप्त अवस्था क्या है ठोस है और परिक्षेपण माध्यम क्या है द्रव है। परिक्षेपण माध्यम क्या होगा दोस्तों द्रव हो गया, ठीक है। ये चीजें क्लियर हो गई। अब वायु क्या है, वायु विभिन्न प्रकार की क्या क्या है गैसों का मिश्रण है, क्या है विभिन्न प्रकार की क्या है गैसों का मिश्रण। और वायु क्या एक प्रकार का समांगी मिश्रण है, क्या है समांगी मिश्रण, होमोजीनियस मिक्सचर है। एक क्या है प्रकार का समांगी मिश्रण है, तो एक इस तरीके का तो होमोजीनियस क्या है मिक्सचर है। तो वायु जो होता है वह क्या है एक प्रकार का होमोजीनियस मिक्सचर है, इसमें क्या है गैस और गैस का क्या है मिक्सर होता है, ठीक है। आप जैसे गैस में देखेंगे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन हो गया दोस्तों, ऑक्सीजन हो गया, आर्गन है, ठीक है। नाइट्रोजन हो गया मान लीजिए, ऑक्सीजन हो गया, आर्गन हो गया, उसके बाद क्या है कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन की ऑक्साइड हो गए, और भी अन्य प्रकार की जो है गैसें वायु में होती हैं। अब मालूम होगा आपको ये चीजें कंपोजिशन इसका, ठीक है। ये चीज तो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन की ऑक्साइड है, ओजोन गैसेज हैं, और जो विभिन्न प्रकार की जो गैसें होती हैं वह क्या है वायु में सम्मिलित है। तो वायु प्रकार के क्या है होमोजेनियस मिक्सचर समांगी मिश्रण है। अब देखिए क्योंकि कोलाइडिक विलयन क्या है बिस्मांगी मिश्रण होता है, तो पहले ही पैरामीटर में क्या है वायु क्या है फेल हो गया, ठीक है। ये चीजें और दूसरी बात जो है परिक्षिप्त अवस्था और परिक्षेपण माध्यम भी जो है वायु को देखने को इस तरीके से नहीं मिलता है, ठीक है। देखेंगे और कोलाइडिक विलयन में क्या होता है, कोलाइडिक विलयन में जो एक बिस्मांगी मिश्रण है, इसमें जो है एक विलयन है और इसमें कुछ मात्रा में जो है कोलाइड है,
हैं, जो छोटे छोटे जो कण के रूप में क्या होते हैं उस विलयन में क्या है निलंबित रहते हैं। ठीक है, ये चीजें आपको यहाँ पर होता है। तो इस तरीके से देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी विलयन नहीं है, तो सही आंसर हो जाएगा डी वायु। वायु जो है वह कोलाइडी विलयन नहीं है। ठीक है, क्योंकि वायु क्या है, एक समांगी मिश्रण है, यह विभिन्न प्रकार की गैसों का क्या है मिश्रण है, एक होमोजेनियस मिक्सचर है, और इसमें जो है कोई जो है दो प्रकार के जो है मतलब कण जो है, मान लो कोई एक विलयन है उसमें कण क्या सस्पेंडेड है निलंबित है, इस तरीके से कोई प्रक्रिया देखने को नहीं मिलती है। तो इस तरीके से दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया डी। ठीक है, और ये जो साथ में बातें हैं आपने 20 चीजें समझ लिए होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन से रिलेटेड जो बातें हैं उसको भी साथ में लेकर चल रहे हैं, क्योंकि मान लीजिए प्रश्न किसी भी तरीके से आ सकता है, तो आप हर एक एंगल से तैयार रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको थोड़ा सा डिटेल बताया कि कोलाइडी विलयन से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आए तो आप आसानी से क्या है कर सकें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अब देखेंगे फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। फूलों के अध्ययन को, फूलों की स्टडी को क्या कहते हैं। ठीक है, फूल फ्लावर्स की जो स्टडी को क्या कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन दिया है पैलिनोलॉजी, एंथोलॉजी, एग्रोस्टोलॉजी और फ्रेनोलॉजी। बताइए दोस्तों, तो चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं बताइए दोस्तों, फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। फूलों के अध्ययन को क्या है एंथोलॉजी कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब बताइए दोस्तों पैलिनोलॉजी किसके अध्ययन को कहते हैं, तो जो पैलिनोलॉजी होता है वह विभिन्न प्रकार की परागकणों का जो अध्ययन किया जाता है, परागकण की जो विधियां हैं परागकणों का जो अध्ययन किया जाता है वह क्या कहलाता है पैलिनोलॉजी। तो परागकणों का अध्ययन, इसका क्या हो जाएगा परागकणों का अध्ययन, परागकणों का जो अध्ययन होता है क्या हो जाएगा परागकणों का अध्ययन। जो विभिन्न प्रकार के परागकण होते हैं वो क्या कहलाता, उसका अध्ययन क्या कहलाता पैलिनोलॉजी कहलाता। ठीक है, समझ गए, विभिन्न प्रकार की परागकणों का अध्ययन, ये क्लियर हो गया। एग्रोस्टोलॉजी क्या है दोस्तों, तो एग्रोस्टोलॉजी जो होता है घास का जब अध्ययन करते हैं, घास भी कई टाइप का होता है, कई वैरायटी का घास होती है। ठीक है, एग्रोस्टोलॉजी क्या कहलाता है घासों का अध्ययन कहलाता है, घास का अध्ययन कहलाता है, घास का अध्ययन, घास का अध्ययन क्या है एग्रोस्टोलॉजी कहलाता है। क्लियर हो गया दोस्तों। अब देखिए फ्रेनोलॉजी बताइए, तो जो फ्रेनोलॉजी होता है वो मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता का जो है अध्ययन किया जाता है फ्रेनोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है, मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता, मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता का अध्ययन। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। तो पैलिनोलॉजी क्या हो गया परागकणों का अध्ययन, विभिन्न प्रकार की जो परागकणों का अध्ययन क्या कहलाता है पैलिनोलॉजी कहलाता है। ठीक है, एग्रोस्टोलॉजी घास का जो अध्ययन करते हैं ये आपका एग्रोस्टोलॉजी कहलाता है। फ्रेनोलॉजी मस्तिष्क के विभिन्न भागों की जो क्रियाशीलता का अध्ययन है और उसकी जो सुस्तता जो होती है, मतलब मस्तिष्क के विभिन्न भाग, अग्र मस्तिष्क है, पश्च मस्तिष्क है, मध्य मस्तिष्क है, तो जो मस्तिष्क की जो विभिन्न पार्ट है उनकी जो क्रियाशीलता क्या एक्टिविटी है, क्या एक्टिवेशन है, और जो उसकी मंदता जो मंद मान लीजिए वो सब चीजें क्या है फ्रेनोलॉजी के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है। तो फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया दोस्तों आपको ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, प्राकृतिक रबड़ निम्नलिखित में से किसका बहुलक है। अब बताइए दोस्तों प्राकृतिक रबड़ जो होता है, जो नेचुरल रबड़ होता है वह निम्नलिखित में से किसका बहुलक है। अब बहुलक का मतलब क्या होगा दोस्तों, बहुलक का मतलब होता है एक ही प्रकार के पदार्थों के अणु जो होते हैं आपस में संयोग करके एक भारी पदार्थों के से युक्त जो है अणु का निर्माण करते हैं। ठीक है, बहुलक में क्या है एक ही प्रकार के जो पदार्थ के अणु जो होते हैं परमाणु आपस में जुड़ के रासायनिक माध्यम से क्या है केमिकल रिएक्शन के माध्यम से उनके जुड़ते हैं, योगात्मक क्रिया के माध्यम से जुड़ते हैं और क्या एक भारी क्या है पदार्थ का क्या निर्माण करते हैं। ठीक है, कुछ चीज आपको मालूम होनी चाहिए, बहुलक का मतलब ये होता है। तो प्राकृतिक रबड़ निम्नलिखित में से किसका बहुलक है, ऑप्शन दिया है, ये ऑप्शन क्या दिया है ब्यूटाडाइन,
ए ऑप्शन ब्यूटाडाइन है, बी ऑप्शन एथिलीन है, सी ऑप्शन स्टाइरीन है, डी ऑप्शन है आइसोप्रीन। तो करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों। प्राकृतिक रबड़ निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? तो सही आंसर हो जाएगा डी आइसोप्रीन। किसका हो गया? आइसोप्रीन। तो जो प्राकृतिक रबड़ होता है वह आइसोप्रीन का क्या होता है? बहुलक होता है। क्लियर हो गया आपको? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस सेशन में जो भी प्रश्न लाए हुए हैं काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप इस सेशन में बने रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। पांचवा क्वेश्चन दिया, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही क्यों निकलने लगती है? एरोप्लेन में कोई सफर कर रहा है और कलम रखा हुआ है, तो कलम से क्या स्याही जो है निकलने लगती है? क्यों निकलने लगती है? ऑप्शन दिया है वायु दाब में कमी के कारण, बी ऑप्शन है वायु दाब में वृद्धि के कारण, सी ऑप्शन है स्याही के आयतन में कमी के कारण, डी ऑप्शन है अत्यधिक भार के कारण। करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही क्यों निकलने लगती है? तो सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वायु दाब में कमी के कारण। वायु दाब में क्या है? कमी के कारण। जैसे दोस्तों जो हवाई जहाज जो है एरोप्लेन लगभग जो है क्षोभ मंडल की जो ऊपरी सीमा समताप मंडल के आसपास क्या है, मतलब उड़ान भरते हैं, मतलब वहां पर क्या है हवाई जहाज क्या है? ये चीज है। हवाई जहाज किस मंडल में अक्सर ज्यादा मतलब दूरी सफर तय करता है? तो समताप मंडल का जो आसपास, ठीक है, क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा होती है वहां पर क्या, क्योंकि समताप मंडल में क्या होती है वायुमंडलीय जो घटनाएं मतलब जो होती है जलवायु जो दशा ज्यादा हलचल नहीं होता, मतलब स्थिर वातावरण वहां पर देखने को मिलता है। इसलिए जो हवाई जहाज जो है इस तरीके के जो है उड़ान क्या है अक्सर जो है क्षोभ मंडल की जो ऊपरी सीमा है समताप मंडल के आसपास जो है हवाई जहाज का क्या है अधिक जो है यात्रा मतलब सफर तय किया जाता है। ठीक है, अब देखेंगे हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकल जाता है वायु दाब में कमी के कारण। तो जानते हैं दोस्तों जैसे हम पृथ्वी की क्रस्ट पे हैं, पृथ्वी के धरातल से जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो क्या होता है, जैसे जैसे हम पृथ्वी ये मान ली क्रस्ट है, पृथ्वी का धरातल है, ठीक है, ये धरातल है। अब धरातल से जैसे ही आप ऊपर जाते हैं, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वायु दाब में क्या होती है? कमी होती जाती है। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे वायु दाब में क्या होगा? वायु दाब क्या होगा आपका? घटेगा। वायु दाब क्या होगा? घटता जाता है। तो वायु दाब जो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है वो क्या है? घटता जाता है। अब उस वजह से क्या होता है जो स्याही में जो जो दाब होता है अंदर स्याही के जो पेन है उसमें जो दाब है और जो बाह्य वातावरण में जो दाब होता है, बाह्य वातावरण का दाब और पेन के अंदर जो स्याही है उसमें जो दाब का है उसमें क्या है साम्यता जो होती है, एक प्रकार का जो साम्य संतुलन होता है वो क्या होता है? भंग हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से जो है वायुदाब में क्या एक प्रकार का अंतराल देखने को मिलता है एकाएक। तो इस तरीके से जो है स्याही जो होती है बहने लगती है। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे हम पृथ्वी के धरातल क्रस्ट से ऊपर जाएंगे, जितना ऊपर जाएंगे वहां पर क्या वायुदाब घटता जाता है, वायुदाब क्या है? घटता जाता है। ठीक है, और वायुदाब में जो कमी के कारण जो है बाह्य जो वायुदाब है और कलम के अंदर का जो दाब उसमें क्या एक प्रकार का एकाएक परिवर्तन देखने को मिलता है। साम्यता जो होती है एक प्रकार का संतुलन मतलब भंग हो जाता है। इस वजह से जो है पेड़ से जो है स्याही निकलने लगती है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेड़ से स्याही क्यों निकलने लगती है? तो सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन वायु दाब में कमी के कारण। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं क्योंकि, अब देखिए जो वर्षा होती है अक्सर आप देखते होंगे जो बूंदें हैं क्या गोलाकार, बूंदें जो है गोला रूप में जो है तो गोल रूप में क्या है आपको गिरती हुई दिखती है। ठीक है, अब ये ऑप्शन दिया है वे बहुत ऊंचाई से गिरती हैं, बी ऑप्शन हवा में प्रतिरोध होता है, सी ऑप्शन है जल में पृष्ठ तनाव होता है, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं, हमेशा गोलाकार होती है, क्यों? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा सी जल में पृष्ठ तनाव होता है। क्योंकि जल जो कोई भी लिक्विड है, कोई भी लिक्विड है तो कोई भी मटेरियल ऐसा है जो लिक्विड फॉर्म में है, तो लिक्विड जल की जो एक तरल की विशेषता होती है कि वह न्यूनतम क्षेत्रफल ग्रहण करना चाहता है। तरल की क्या विशेषता होती है? तरल की प्रमुख विशेषता यह है कि वह न्यूनतम क्षेत्रफल ग्रहण करना चाहता है। तरल की प्रमुख विशेषता है कि तरल की प्रमुख विशेषता तरल की प्रमुख विशेषता है कि तरल की प्रमुख विशेषता क्या है? वह न्यूनतम क्षेत्रफल ग्रहण करना चाहता है।
वह न्यूनतम क्षेत्रफल, मिनिमम जो एरिया है, न्यूनतम जो क्षेत्रफल है, न्यूनतम क्षेत्रफल, न्यूनतम क्षेत्रफल ग्रहण करना चाहता है, ग्रहण करना चाहता है। न्यूनतम क्षेत्रफल क्या है, ग्रहण करना चाहता है। तो जो तरल की प्रमुख विशेषता यह है कि वह न्यूनतम क्षेत्रफल ग्रहण करना चाहता है। तो न्यूनतम क्षेत्रफल ग्रहण करने के कारण तो मान ली कोई लिक्विड ऐसा फ्लो हो रहा, मान ली आ रहा ऊपर से, तो क्या है, न्यूनतम क्षेत्रफल ग्रहण करने के कारण क्या वो गोलाकार स्वरूप क्या है, ग्रहण करने लगता है। ठीक, मिनिमम एरिया उसका हो, ठीक है, इस तरीके से आपको, ठीक है। और पृष्ठ तनाव की संकल्पना की कोई भी सतह है, कोई भी अगर लिक्विड फ्लो हो रहा है तो वह न्यूनतम क्षेत्रफल ग्रहण करना चाहता है। इस वजह से चीजें आपको यहाँ पर देखेंगे। तो जब पृष्ठ तनाव, अगर पृष्ठ तनाव को डायरेक्ट आपको फार्मूला मालूम हो अगर हो तो क्या होता है, ये होता है प्रति एकांक लंबाई पर जितना फोर्स लगता है, क्या होता है, अगर पृष्ठ तनाव की बात करें दोस्तों, पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव की अगर हम बात करें प्रति एकांक लंबाई पे जो फोर्स लगता है, यहाँ पर प्रति एकांक लंबाई पे जो फोर्स लगता है, ठीक है, बल हो गया, कितना फोर्स लग रहा है प्रति एकांक लंबाई पे है। तो जल की सतह की प्रति एकांक लंबाई पे लगने वाला जो बल होता है वो क्या कहलाता है, पृष्ठ तनाव कहलाता है। और पृष्ठ तनाव के कारण ही क्या है, कोई जल है, कोई लिक्विड फॉर्म में कोई भी मटेरियल है, वह न्यूनतम क्षेत्रफल जो है, मिनिमम एरिया जो है ग्रहण करना चाहता है। और उसी प्रवृत्ति से, इसी प्रवृत्ति के कारण जो है वह गोलाकार स्वरूप जो होता है ग्रहण कर लेता है। ठीक है, ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। अगर हम पृष्ठ तनाव की मात्रा की बात करें तो इसका यूनिट क्या होगा, बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन होता है, और लंबाई का मात्रा क्या मीटर होता है, मात्रा क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर हो जाएगा। इसका पृष्ठ तनाव का मात्रा की अगर बात करें दोस्तों तो क्या हो जाएगा, मात्रा न्यूटन। बल का मात्रा क्या, फोर्स का मात्रा न्यूटन होता है, लंबाई का मात्रा मीटर होता है, तो न्यूटन प्रति क्या हो गया, मीटर होता है। ठीक है, तो पृष्ठ तनाव का मात्रा हो गया न्यूटन प्रति मीटर। ठीक है, ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। तो वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं क्योंकि, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जब पृष्ठ तनाव होता है, पृष्ठ तनाव का गुण क्या है, पृष्ठ तनाव के कारण ही कोई तरल पदार्थ जो होता है, कोई तरल पदार्थ क्या होता है, न्यूनतम क्षेत्रफल जो है ग्रहण करना चाहता है। न्यूनतम क्षेत्रफल जो होता है ग्रहण करना क्या चाहता है, न्यूनतम जो क्षेत्रफल जो है ग्रहण करना चाहता है। और पृष्ठ तनाव बराबर क्या हो गया, फोर्स अपान क्या हो गया, लेंथ हो गया, और मात्रा क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर हो जाएगा। ये चीजें आप यहाँ पर ऐसे देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, समझ में आ गया आपको। तो वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है, जल में पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव क्या करता है, वह जल को क्या है, न्यूनतम क्षेत्रफल ग्रहण करने की तरफ प्रवृत्ति करता है, और इससे क्या होगा, गोलाकार स्वरूप जो है अपना ग्रहण कर लेता है। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 7वां क्वेश्चन, एम्पियर किसके मापने की इकाई है, बताइए। एम्पियर जो है किसके मापने की इकाई है। ऑप्शन दिया है पावर, बी ऑप्शन है प्रतिरोध, सी ऑप्शन है वोल्टेज, और डी ऑप्शन है विद्युत धारा। बताइए दोस्तों, तो एम्पियर किसके मापने की इकाई है, तो सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, विद्युत धारा। ठीक है, तो विद्युत धारा हो गया, विद्युत धारा को मापन किसमें किया जाता है, एम्पियर में किया जाता है। ये चीज आपको मालूम हो गया। पावर, पावर क्या है, पावर का मापन वाट में किया जाता है। प्रतिरोध का क्या हो जाएगा, ओम हो गया, और वोल्टेज किसका है, विभवांतर का है। ठीक है, ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। तो पावर का क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा। पावर का अगर मात्रा की बात करें दोस्तों क्या हो जाएगा, वाट हो गया। प्रतिरोध का मापन किसने किया जाता है, मात्रा क्या हो गया अगर बात करें तो ओम हो गया। और वोल्टेज, वोल्टेज किसका दिया हुआ है, वोल्टेज किसका मात्रक दिया है, तो ये विभवांतर का होता है। किसका है, वोल्टेज विभवांतर का मात्रक है, विभवांतर का, विभवांतर का मात्रक है। विभवांतर को किसमें मापा जाता है, वोल्ट में मापा जाता है। ये चीजें क्लियर हो गया। और प्रतिरोध को किसमें मापा जाता है, ओम में, और पावर को किसमें मापा जाता है, वाट में। ये क्लियर हो गया। जो शक्ति है, इलेक्ट्रिक पावर कितना है, उसको किसमें मापा जाता है, वाट में। ये चीजें क्लियर हो गया। और विद्युत धारा का मापन किसमें किया जाता है, एम्पियर में किया जाता है। ये चीजें क्लियर हो गया। अगर हम बात करें दोस्तों, जो विद्युत धारा है और प्रतिरोध और विभवांतर में क्या रिलेशन है, बताइए।
तो रिलेशन क्या होता है, प्रतिरोध बराबर क्या होता है दोस्तों बताइए, प्रतिरोध बराबर होता है, प्रतिरोध बराबर क्या होता है, विभवांतर बटे क्या होता है, धारा। विभवांतर बटे क्या होता है, धारा। प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटे क्या हो गया, धारा। ये चीजें हो गया। तो प्रतिरोध R बराबर क्या हो गया, विभवांतर V और धारा क्या हो गया I। ठीक है, ये चीज है। अब यहां से अगर आप सॉल्व करेंगे I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपान R हो गया। अब यहां से अगर हम धारा का देखिए, विभवांतर का क्या आ गया, वोल्ट हो गया। विभवांतर का मात्रक क्या है दोस्तों, वोल्ट है। विभवांतर का क्या मात्रक है, वोल्ट है। और प्रतिरोध का क्या मात्रक है, ओम है, ओम। ये चीजें हो गया। तो वोल्ट पर ओम मतलब वोल्ट बटे ओम को हम क्या है, एम्पियर भी कहते हैं। ये चीजें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, एम्पियर कहते हैं। ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। हो सकता है प्रश्न में आ दिया एम्पियर किसके मापने की इकाई है, ये चीजें। अगर एम्पियर का मात्रक जो है कहां से, वोल्ट बटे ओम को क्या है, एम्पियर भी कहते हैं। ये चीजें आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। प्रतिरोध बराबर क्या होता है, विभवांतर बटे धारा। धारा बराबर क्या हो गया, विभवांतर बटे प्रतिरोध हो गया। ये चीजें हो गया, क्लियर हो गया आपको। चलिए अब अगर बात करें हम विभवांतर बराबर विभवांतर, विभवांतर और जो होता है धारा, विभवांतर और धारा गुणे क्या होता है, पावर होता है। विभवांतर गुणे धारा बराबर क्या होता है, पावर है। ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। तो विभवांतर गुणे धारा बराबर क्या होता है, पावर है, ठीक है। तो विभवांतर क्या है, V, धारा क्या हो गया I, और पावर क्या हो गया, वही पावर क्या हो गया P, ठीक है। ये चीज है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, यहां पर लिख लीजिए P बराबर आप लिख सकते हैं VI, ठीक है। P बराबर क्या हो गया VI। तो ये आपको कहीं पर न्यूमेरिकल आ जाता है, मान लीजिए उस एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन बाई चांस एक आध नंबर कहीं दे दे तो आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। इसलिए आपको यहाँ बता दे रहा है। अब देखिए अगर हम बात करें दोस्तों विभवांतर धारा और पावर में संबंध क्या होता है, तो पावर बराबर होता है विभवांतर गुणे धारा। क्या होता है देखिए, तो विभवांतर गुणे धारा बराबर क्या होता है, पावर। तो ये चीज आप यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों। एक हो गया आपका प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटे धारा हो गया, एक फार्मूला ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद विभवांतर गुणे धारा बराबर क्या होता है, पावर है। विभवांतर गुणे धारा बराबर क्या होता है, पावर, या पावर बराबर क्या हो गया, विभवांतर गुणे धारा। इस तरीके से आप चीजें ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ठीक है। प्रतिरोध विभवांतर गुणे धारा और पावर P बराबर हो गया VI, विभवांतर और धारा। ये चीजें आप यहाँ पर समझ गए होंगे। तो ये एम्पीयर किससे मापने की इकाई है, तो सही आंसर क्या हो गया है, डी ऑप्शन करेक्ट है, विद्युत धारा। और साथ में हमने पावर का मात्रा क्या, पावर को किस में मापा जाता है, वाट में। प्रतिरोध का मापन ओम में होता है, और विभवांतर का मापन किस में होता है, वोल्टेज में होता है। और प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटे धारा होता है। यहाँ से चीज आप देख लेंगे, विभवांतर गुणे धारा बराबर क्या होता है, पावर होता है, ठीक है। पावर बराबर क्या हो गया, विभवांतर गुणे धारा है। ये चीज यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, शक्कर की किण्वन से क्या बनता है। शक्कर की किण्वन, जो शुगर की किण्वन से क्या बनता है ये बताइए दोस्तों। तो शुगर की किण्वन से क्या बनता है, क्वेश्चन दिया हुआ है। ऑप्शन है इथाइल अल्कोहल, ऑप्शन बी है मिथाइल अल्कोहल, ऑप्शन सी है एस्टिक एसिड, और ऑप्शन डी क्या है दोस्तों, क्लोरोफिल। ऑप्शन डी है क्या, क्लोरोफिल। तो बताइए शक्कर की किण्वन से क्या बनता है, सही आंसर आपको क्लिक करना है। तो चारों में कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा इथाइल अल्कोहल। क्या हो गया दोस्तों, इथाइल अल्कोहल जो है ये चीज आपका हो गया, ठीक है। तो शक्कर की किण्वन से क्या बनता है, इथाइल अल्कोहल बनता है। इसका फार्मूला अगर आपको मालूम होना चाहिए तो क्या होगा, C2H5OH, ठीक है। क्लियर हो गया, C2H5OH, दो कार्बन होता है और 6 क्या है, हाइड्रोजन होगा और एक ऑक्सीजन होगा, ठीक है। ये चीज, तो इथाइल जो अल्कोहल होता है दोस्तों, इथाइल अल्कोहल में क्या है, शक्कर की किण्वन से क्या बनता है, इथाइल अल्कोहल बनता है, ठीक है। ये चीजें क्लियर हो गया आपको।
चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अब देखिए यहाँ पर दोस्तों क्लोरोफिल, क्लोरोफिल किसमें पाया जाता है? जो पौधों की पत्तियां होती हैं उसमें क्या क्लोरोफिल होता है, उसी की वजह से क्या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है। तो क्लोरोफिल, ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आगे क्वेश्चन क्या दिया है, इनमें से कौन कोलाइड नहीं है। अब बताइए, देखिए कोलाइड का संबंधित एक क्वेश्चन और आ गया आपको, हमको लग रहा है यहाँ रिवाइज करने के लिए आपको दे दिए थे। तो नौ क्वेश्चन दिया, इनमें से कौन कोलाइड नहीं है। ठीक है, अगर आप पीछे वाले क्वेश्चन को समझे होंगे जो बताए थे आपको आरंभ में, तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। इनमें से कौन कोलाइड नहीं है, ऑप्शन दिया है, ए ऑप्शन दूध है, बी ऑप्शन आइसक्रीम, सी ऑप्शन शहद और डी ऑप्शन क्या है, फूड। बताइए तो कौन सा कोलाइड नहीं है। तो हम बता रहे कोलाइड विलयन नहीं है, कौन सा कोलाइड नहीं है। तो आप जानते हैं दोस्तों कोलाइड विलयन क्या होता है, एक विषमांगी मिश्रण है। कोलाइड विलयन जो है एक विषमांगी मिश्रण होता है, और अगर एक विषमांगी मिश्रण है इसमें जो है दो विभिन्न प्रकार के जो है विषमांगी मिश्रण है, हेट्रोजेनियस क्या है, मिक्सचर है। ठीक है, तो इसमें क्या है कुछ अन्य एक विलयन है और उसमें क्या है कुछ अन्य जो पदार्थ क्या है उसमें सस्पेंडेड है, निलंबित है। वो पूरी तरीके से घुले भी हो सकते हैं और कम घुले भी हो सकते हैं, ये भी चीजें हैं। तो इनमें से कौन कोलाइड नहीं है। तो ऑप्शन देखिए दूध है, तो दूध ऑप्शन है, आइसक्रीम दिया, शहद दिया और क्या खून। तो आपको कहना बताना इनमें से कौन कोलाइड नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, आइसक्रीम। आइसक्रीम जो है वह कोलाइड नहीं है, कोलाइड विलयन नहीं है, एक विषमांगी मिश्रण नहीं है। ठीक है, देखिए दूध क्या है, दूध में देखेंगे जो प्रोटीन होते हैं और जो वसा की जो कण होते हैं, दूध में क्या है, दूध में प्रोटीन वसा है और क्या है, पानी है। तो दूध में पानी क्या हो गया, विलयन है, और उसमें प्रोटीन और जो वसा की कण क्या होते हैं, निलंबित होते हैं। ठीक है, ये चीज है। तो दूध एक प्रकार के क्या है, पायस का उदाहरण है, इमल्सन का उदाहरण है, तरल में तरल का उदाहरण है, इस तरीके से आप कह सकते हैं। ठीक है, तो दूध में जैसे देखेंगे जो वसा होती है, वसा है और क्या है दोस्तों, पानी है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हेट्रोजेनियस विषमांगी मिश्रण हो गया, क्लियर हो गया। इस तरीके से आप देखेंगे। ठोस में शहद में क्या है, शहद में देखेंगे परिक्षेपण अवस्था क्या है, ठोस है, और परिक्षेपण माध्यम क्या है, परिक्षेपण माध्यम क्या होगा दोस्तों, तो जो परिक्षेपण माध्यम हो गया वह क्या हो गया, लिक्विड शहद है। ठीक है, खून में क्या है, खून का परिक्षेपण अवस्था क्या हो गया, ठोस हो गया, और परिक्षेपण माध्यम क्या हो गया, तरल अवस्था हो गया। ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों ठोस और तरल, और यहाँ पर क्या है ठोस, खून का क्या होगा, ठोस और द्रव या तरल, जो भी आप कहिए, बात वही है। ठीक है, ये चीज आपको मालूम है। तो दूध में क्या हो गया, ये चीज आपको यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। अब इनमें से है कौन सा कोलाइड विलयन नहीं है, तो सही आंसर क्या हो गया, बी आइसक्रीम। ठीक है दोस्तों, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। नौ क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको। 10वां क्वेश्चन देखा जाए क्या दिया है, नील गाय निम्नलिखित में से किस कुल में आती है। तो नील गाय जो है किस कुल में आती है बताना है आपको। ऑप्शन दिया, ए ऑप्शन है गाय, बी ऑप्शन है भेड़, सी ऑप्शन है हिरण, डी ऑप्शन है बकरी। तो जो नील गाय होती है वह किस कुल में आती है, किस कुल समुदाय से संबंधित है, ये चीज आपको बताना है। तो बताइए दोस्तों क्या ऑप्शन करेक्ट होगा। तो जो नील गाय होती है वह किस कुल में आती है, हिरण। क्या हो गया, हिरण। सी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, तो जो नील गाय है निम्नलिखित में से किस कुल में आती है, तो हिरण के कुल में आती है। ये चीज आपको याद होना चाहिए। गेस करेंगे गाय तो गलत हो जाएगा, इसलिए कुछ चीजें आपको फैक्ट मालूम होना चाहिए, तभी एग्जाम में आप क्वेश्चन सही कर पाएंगे। ठीक है, तो नील गाय निम्नलिखित में से किस कुल में आती है, तो हिरण के कुल में आती है। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जुगनू किस परिवार का सदस्य है। जुगनू जो है किस प्रकार का सदस्य है, चमकता रहता है। ठीक है, जुगनू नाम से ही आप जान रहे हैं। ठीक है, तो जुगनू किस परिवार का क्या है, सदस्य है, बताइए दोस्तों। ऑप्शन दिया है, ए मोलस्क, बी ऑप्शन है कृमि, सी ऑप्शन है कीट और डी ऑप्शन क्या है, सूत्रकृमि। बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो जुगनू किस परिवार का सदस्य है, तो जुगनू जो है कीट परिवार का क्या है, सदस्य। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और जुगनू जो है आर्थ्रोपोडा संघ का क्या है, सदस्य है। आर्थ्रोपोडा नाम सुने होंगे आप, आर्थ्रोपोडा।
आर्थ्रोपोडा संघ जो है, ठीक है, आर्थ्रोपोडा संघ, ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करेंगे जितने भी सजीव हैं इस धरती की बात अगर किया जाए, धरती पर जितने भी सजीव हैं, ज्ञात जितने भी सजीव हैं, उसमें सबसे अधिक संख्या किसका है? तो सबसे अधिक संख्या कीटों का ही है। जितने भी प्रकार के जीव जंतु हैं, मानव सहित जितने भी प्रकार के जीव जंतु प्राणी हैं, जितना भी सजीव है, जो भी सजीव, जिसमें भी जितने भी सजीव हैं इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में, उसमें सबसे अधिक कौन है? तो सबसे अधिक कीटों की संख्या है। सबसे अधिकांश संख्या किसकी है? कीटों की है, ठीक है। ये चीज है आपको। तो जुगनू किस परिवार का सदस्य है? तो जुगनू जो है कीट परिवार का क्या है? सदस्य। ये चीजें है। और अगर संघ की बात की जाए तो आर्थ्रोपोडा संघ हो जाएगा, ठीक है। तो जुगनू किस परिवार का सदस्य है? कीट परिवार का क्या हो गया? सदस्य हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक बाइट में कितने बीट्स होते हैं? बताइए दोस्तों, एक बाइट में कितने बीट्स होते हैं? ऑप्शन दिया है, ए ऑप्शन 4 बीट्स, बी ऑप्शन 8, सी ऑप्शन 16, डी ऑप्शन क्या है? 24। बताइए एक बाइट में कितने बीट्स होते हैं? तो करेक्ट आंसर बताइए। एक बाइट में जो है कितने बीट्स होते हैं? तो एक बाइट में 8 बीट्स होते हैं। कितने बीट्स होते हैं? 8 बीट्स होते हैं। ये चीजें हो गया। एक बाइट में कितने होते हैं बीट्स? 8 बीट्स होते हैं। अब बताइए दोस्तों, एक बाइट में कितने निबल होते हैं? ठीक है, अब बताइए एक बाइट में कितने निबल होते हैं? एक बाइट में कितने निबल होते हैं? ये बता दीजिए आप तुरंत। एक बाइट में कितने निबल होते हैं? बताइए दोस्तों। तो एक बाइट में कितने निबल होते हैं? तो एक बाइट में 2 निबल होते हैं। एक बाइट में कितने निबल होते हैं? कितने निबल? तो 2 निबल होते हैं, ठीक है। कितने निबल होते हैं? 2 निबल। क्यों? क्योंकि देखिए एक निबल में कितना बीट्स होता है? तो एक निबल में 4 बीट्स होता है। ये चीज आपको थोड़ा सा मालूम होना चाहिए। एक निबल बराबर कितना होता है? 4 बीट्स। एक निबल बराबर क्या होता है? 4 बीट्स होता है। ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब देखेंगे जो किलोबाइट है, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। एक किलोबाइट जो है, ये किलोबाइट, ये किलोबाइट हो गया दोस्तों। फिर 1 मेगाबाइट हो गया, 1 मेगाबाइट हो गया, 1 किलोबाइट हो गया। यहां पर 1 है, आप समझिएगा। 1 किलोबाइट, 1 मेगाबाइट हो गया, और क्या है? 1 गीगाबाइट हो गया, 1 गीगाबाइट हो गया, 1 गीगाबाइट, और क्या है दोस्तों? 1 टेराबाइट, 1 क्या है? टेराबाइट। बताइए दोस्तों, बताइए आगे। 1 किलो बाइट बराबर कितना हो गया? 1024 बाइट हो गया, ठीक है। 1 किलो बाइट बराबर कितना हो गया? 1024 बाइट हो गया। 1 किलो बाइट बराबर कितना हो गया? 1024 बाइट हो गया, ठीक है। अब 1 मेगाबाइट बराबर कितना होगा? 1024 किलो बाइट हो गया। 1024 किलो बाइट हो गया। 1024 क्या है? किलो बाइट हो गया। और 1 गीगाबाइट बराबर क्या हो गया? 1024 मेगाबाइट हो गया। 1024 मेगाबाइट हो गया, ठीक है दोस्तों। अब बताइए 1 टेराबाइट बराबर क्या हो गया? 1024 गीगाबाइट हो गया। 1024 गीगाबाइट हो गया, ठीक है दोस्तों। इस चीजें क्लियर हो गया। 1 किलो बाइट में कितने बाइट होते हैं? 1 किलो बाइट बराबर 1024 बाइट। 1 मेगाबाइट बराबर 1024 किलो बाइट। 1 गीगाबाइट बराबर 1024 मेगाबाइट। 1 टेराबाइट बराबर हो गया 1024 गीगाबाइट। तो ये चीजें आप याद रखिएगा दोस्तों, आपको कहीं हेल्प मिल सकता है, प्रश्न आएगा इससे रिलेटेड, तो आप आसानी से क्या है कर लेंगे, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। 1 किलो बाइट बराबर 1024 बाइट। 1 मेगाबाइट में 1024 किलो बाइट होता है।
1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट होता है और 1 टेराबाइट में 1024 गीगाबाइट होता है। ये चीजें क्लियर हो गए। और ये चीजें आप रखिएगा दोस्तों याद, 1 बाइट में कितने निबल होते हैं, तो 2 निबल होते हैं। ये चीजें क्लियर होना चाहिए। और 1 निबल बराबर 4 बीट्स होता है। तो ये भी चीजें ध्यान में रखिएगा आप। ठीक है, ये दोनों चीजें आप क्या है ध्यान में रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया यहाँ पर। ये चीजें भी आप ध्यान में रखिएगा। तो 1 बाइट में कितने बिट्स होते हैं, तो 1 बाइट्स में 8 बिट्स होते हैं। तो सही आंसर हो गया बी, आंसर क्या हो गया करेक्ट हो गया। ठीक है, और साथ ही ये सब जो चीजें आप जानिए नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, मेमोरी में बनाए रखिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ देखिए, पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या दिया है। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है। कमेंट में बताइएगा जरूर दोस्तों कितना आप क्वेश्चन सही किए हैं। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है। ऑप्शन दिया हुआ है, ए ऑप्शन है ध्रुवण और व्यक्तीकरण, बी ऑप्शन है बहुलिक परावर्तन और व्यतिकरण, सी ऑप्शन है बहुलिक अपवर्तन और परिक्षेपण, डी ऑप्शन है विवर्तन और परिक्षेपण। बताइए दोस्तों करेक्ट आंसर बताइए। साबुन के जो पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना, ये आप फोकस करिएगा दोस्तों। जो चमकदार रंग आपको दिखते हैं, चमकीले रंग जो साबुन का बहुत ज्यादा गाज है, झाग हो गया, झाग हो जाता है उसमें देखते हैं ना, आपको अनुभव किए होंगे आप। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का क्या परिणाम है। तो ऑप्शन बताइए कौन सा करेक्ट हो जाएगा। तो सही आंसर हो गया बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, बहुलिक परावर्तन और व्यतिकरण। बहुलिक परावर्तन और व्यतिकरण। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, तो मल्टीपल टाइम रिफ्लेक्शन हो रहा है और इंटरफेरेंस हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों, रिफ्लेक्शन हो रहा है। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। क्या है व्यतिकरण, इंटरफेरेंस हो रहा है। क्या हो रहा है, इंटरफेरेंस हो रहा है। इंटरफेरेंस INTERFERENCE, इंटरफेरेंस हो गया। रिफ्लेक्शन REFLECTION। तो जो रिफ्लेक्शन होता है दोस्तों और जो इंटरफेरेंस है, एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है, मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराई, फिर क्या है वापस आ गई, परावर्तन हो गया। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों ये कोई है सतह है, तो यहां से क्या है, मान प्रकाश की किरण गई और रिफ्लेक्ट होकर उस दूसरी तरफ नहीं गई, रिफ्लेक्ट होकर पुनः क्या है उसी मार्ग में, उसी माध्यम में क्या है वापस आ गई। एक क्या है रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो मान लीजिए अब अगर यही किरण क्रॉस कर जाती सतह को, दूसरी तरफ चली जाती, तो क्या अपवर्तन कहलाता है, रिफ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, प्रकाश की किरण कोई गए टकरा के पुनः उसी माध्यम में वापस आ गई, उसको हम क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं दोस्तों। ये चीजें क्लियर हो गया आपको। देखिए इंटरफेरेंस क्या होता है, इंटरफेरेंस में जब दो समान आवृत्ति की जो प्रकाश तरंगे होती है, जब दो समान आवृत्ति की जो प्रकाश तरंगे होती हैं एक दिशा में क्या है गमन करती है। जब दो समान आवृत्ति की माने प्रकाश तरंगे हैं ऐसे, ठीक है, दो समान आवृत्ति की जो प्रकाश तरंगे जो हैं एक ही दिशा में क्या है गमन करती है, एक ही दिशा में क्या है गमन कर रही हैं, एक ही दिशा में गमन करती हैं। और उसके बाद क्या है अध्यारोपण के परिणाम स्वरूप, जब अध्यारोपण मिलन होता है इधर, तो मिलन कहीं होगा इन लोगों का, ठीक मान लीजिए, तो जो अध्यारोपण होता है इंटरफेरेंस, जब दो प्रकाश तरंगे एक ही आवृत्ति की एक ही दिशा में जो है समान गति से क्या है एक ही दिशा में क्या है गमन कर रही हैं, तो अध्यारोपण के परिणाम स्वरूप, अध्यारोपण मतलब जो मिलन होता है, अध्यारोपण के परिणाम स्वरूप क्या होता है, जो प्रकाश की तीव्रता में क्या है परिवर्तन आता है। प्रकाश की तीव्रता में क्या है दोस्तों परिवर्तन देखने को मिलता है। जो प्रकाश की तीव्रता है, इंटेंसिटी है, तो प्रकाश की जो तीव्रता में क्या है परिवर्तन देखने को मिलता है, वही आप देखेंगे जो चमक आपको यहाँ पर समझ में आएगा। ठीक है, तो जो रिफ्लेक्शन है और जो ये व्यतिकरण इंटरफेरेंस है, रिफ्लेक्शन और इंटरफेरेंस मल्टीपल टाइम्स होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए बहुलिक मतलब मल्टीपल टाइम्स, मल्टीपल टाइम्स रिफ्लेक्शन हो रहा है और इंटरफेरेंस हो रहा है। ठीक है, तो परावर्तन और इंटरफेरेंस, परावर्तन और जो व्यतिकरण की परिघटना जो होती है मल्टीपल टाइम्स होती है, तब हम देखते हैं कि जो साबुन का गाज है, जो झाग होता है, उसमें हमको देखते हैं चमकदार रंग जो है देखने को मिलता है। ठीक है, अनुभव किए होंगे आप लोग।
तो यहाँ पर देखेंगे साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस घटना का परिणाम है? तो सही आंसर हो गया बी ऑप्शन करेक्ट है, बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण। ठीक है, मल्टीपल टाइम्स जो होता है रिफ्लेक्शन और इंटरफेरेंस। ठीक है, ये चीजें। और रिफ्लेक्शन क्या होता है ये आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। इंटरफेरेंस जो व्यतिकरण क्या है ये चीजें आप यहाँ पर समझ गए होंगे। तो ठीक है दोस्तों, 13 नंबर का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। चलिए दोस्तों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बताइए, इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? ठीक है, इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिया हुआ है। ए ऑप्शन आंध्र प्रदेश, बी ऑप्शन महाराष्ट्र, सी ऑप्शन कर्नाटक, डी ऑप्शन तमिलनाडु। करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों। तो जो इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र कहाँ है, सही आंसर हो जाएगा डी, तमिलनाडु में है। और तमिलनाडु में किस स्थान पर है दोस्तों? तो जो कलपक्कम स्थान है, कलपक्कम पे, कलपक्कम में क्या है, इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र है, कलपक्कम। ठीक है दोस्तों, कलपक्कम। तो कलपक्कम में क्या है, इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र स्थित है। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गया। कलपक्कम, और कलपक्कम कहाँ है, तमिलनाडु में। ये चीजें क्लियर हो गई दोस्तों। तो इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र तमिलनाडु में है। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा दोस्तों, फैक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? बताइए दोस्तों, बहुत आसान क्वेश्चन है। डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शन दिया है। ए ऑप्शन है वायु में कण को मापने के लिए, बी ऑप्शन खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा जानने के लिए, सी ऑप्शन प्रकाश की तीव्रता, डी ऑप्शन है वातावरण में ध्वनि की तीव्रता। जो डेसिबल होता है किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? डेसिबल, डेसिबल पे आप फोकस करिएगा। तो बताइए दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा डेसिबल किसके मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? जो ध्वनि की तीव्रता है, वातावरण में जो ध्वनि की तीव्रता है वह मापा जाता है। जो साउंड है, जो इंटेंसिटी है, कितना शोरागुल है, कितना शोर हो रहा है, कितनी मतलब वहां पर क्या है, इस चीजें देखेंगे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के द्वारा 50 से 55 डेसिबल, जो 50 से 55 डेसिबल जो है, मतलब उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, 50 से 55 जो डेसिबल होता है। ठीक है, डेसिबल, जो डेसिबल ध्वनि जो है ठीक है, मतलब स्वस्थ बने रहने के लिए 40 से 45, 40 डेसिबल है तो और अच्छी बात है। मतलब 50 डेसिबल तक आप अगर ऐसे माहौल में जहां पर 50 डेसिबल के आसपास ध्वनि हो रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर उससे ज्यादा हो रहा तो थोड़ा सा दिक्कत की बात है, आपके लिए चुनौतियां उत्पन्न होंगी। ठीक है, तो जो 50 डेसिबल आप देखेंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बताया गया कि जो सामान्य बोलचाल होता है, मान लीजिए जहां पर कम शोरगुल है, 45 से 50 डेसिबल चीजें मतलब मध्य में होती हैं। ये चीज आपको मालूम होना चाहिए। तो डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वातावरण में ध्वनि की जो तीव्रता। ये चीजें क्लियर हो गया आपको। देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। 16 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस परिघटना का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है? ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है। ठीक है, आप देखिए बताइए। ऑप्शन दिया हुआ है। ए ऑप्शन है अपवर्तन, बी ऑप्शन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, सी ऑप्शन है ध्रुवण, डी ऑप्शन है व्यतिकरण। तो जो ऑप्टिकल फाइबर होता है उसमें किस परिघटना का उपयोग किया जाता है? तो बताइए, तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो किस परिघटना का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। टोटल जो है इंटरनल जो होता है रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को अपनाया जाता है। ठीक है, परिघटना टोटल इंटरनल जो होता है रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब पूर्ण आंतरिक परिवर्तन यह है कि जो ऑप्टिकल फाइबर होता है, देखेंगे ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से इंटरनेट की दूर दराज के क्षेत्रों में भी, दूरस्थ क्षेत्रों में भी क्या है, इंटरनेट संभव पाया है। और जो कनेक्टिविटी बढ़ी है, कम्युनिकेशन क्षेत्र में जो एक क्रांति आया है। तो इस तरीके से जो ऑप्टिकल फाइबर का क्या है, समुद्र में भी ऑप्टिकल फाइबर को बिछाया जा सकता है। तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा इसका फीचर्स है, विशेषताएं है। ये चीजें निम्नलिखित से किस परिघटना का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है? तो जो ऑप्टिकल फाइबर में क्या कॉन्सेप्ट अपनाया गया है, जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है
तो मान लीजिए कोई भी जो रे गई फिर वापस उसी मार्ग में वापस आ गई, आई फिर यहाँ पे गई फिर वापस आई, ऐसी चीजें जो है जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो होता है ऐसे होता रहता है। ठीक है दोस्तों, ये चीजें आपको पूरा संकल्पना जो है ये चीजें है। ठीक है, तो निम्नलिखित किस परिघटना का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है? तो जो पूर्ण आंतरिक जो परावर्तन होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कॉन्सेप्ट को जो है अपनाया जाता है चीजें। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा। 16 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया। ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग किया जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की जो परिघटना होती है। ठीक है दोस्तों, चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम परिसंस्करण का उप उत्पाद है? तो जो पेट्रोलियम परिसंस्करण है का उप उत्पाद मतलब बाई प्रोडक्ट आपको बताना है। पेट्रोलियम का जो बाई प्रोडक्ट है, जो पेट्रोलियम का प्रभावित जी आसवन किया जाता है, वहां से जो पेट्रोल हुआ और भी जो मटेरियल निकाला जाता है, तो उसका जो बाई प्रोडक्ट क्या निकलता है, मेन बाई प्रोडक्ट क्या है आपको बताना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम परिसंस्करण का उप उत्पाद है, मतलब उप उत्पाद आपको बताना है, बाई प्रोडक्ट बताना। ऑप्शन दिया है, ए ऑप्शन है चारकोल, बी ऑप्शन है एस्फाल्ट, सी ऑप्शन है पेट्रोल और डी ऑप्शन है कोयला। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो पेट्रोलियम परिसंस्करण का उप उत्पाद बताइए, तो उप उत्पाद कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी एस्फाल्ट। क्या हो जाएगा? एस्फाल्ट हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम परिसंस्करण का उप उत्पाद है, वो क्या हो जाएगा? एस्फाल्ट हो जाएगा। और पेट्रोलियम परिसंस्करण का उत्पाद मेन उत्पाद क्या होता है? पेट्रोल होता है। ठीक है, ये चीजें। कोयला तो जानते ही हैं, कोयला खदानों से क्या इसको निकाला जाता है। चारकोल जो है लकड़ी से भी बनाया जाता है और भी अन्य पदार्थों से बनता है, ये चीजें आपको मालूम होना चाहिए। तो जो यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम परिसंस्करण का उप उत्पाद है? करेक्ट आंसर हो गया एस्फाल्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। फोटोग्राफी में उपयोगी पदार्थ कौन सा है? फोटोग्राफी में जो फोटोग्राफी होता है उसमें किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन दिया है, ए ऑप्शन है सिल्वर ब्रोमाइड, बी ऑप्शन है सिल्वर नाइट्रेट, सी ऑप्शन है सल्फ्यूरिक एसिड और डी ऑप्शन है साइट्रिक एसिड। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? फोटोग्राफी में जो उपयोगी पदार्थ है किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड। तो सिल्वर जो ब्रोमाइड होता है उसका उपयोग क्या है किया जाता है? किसका? सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड का क्या उपयोग किया जाता है? फोटोग्राफी में किसका उपयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे यहाँ पर खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त होता है? कौन सा पदार्थ जो है खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए उपयोग में लाया जाता है? मतलब खाद्य जो पदार्थ उसको सुरक्षा, उसकी लाइफ टाइम को जो है उसको क्या बढ़ा देता है, कौन सा पदार्थ ऐसा? ऑप्शन दिया है, ए ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, बी ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट, सी ऑप्शन है बेंजोइक एसिड और डी ऑप्शन है एसिटिलीन। तो बताइए दोस्तों, तो खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त होता है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, बेंजोइक एसिड। जो बेंजोइक एसिड होता है उसका उपयोग खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए क्या है, संरक्षण परिरक्षण के लिए क्या उपयोग किया जाता है। सोडियम क्लोराइड क्या है? साधारण नमक जो घरों में उपयोग किया जाता है। आयोडीन जो नमक होता है क्या है? सोडियम क्लोराइड होता है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड। अब उसमें मेन अंश क्या होता है, प्रमुख अंश क्या होता है? सोडियम क्लोराइड का है। साधारण नमक का सूत्र हो गया, ये चीज हो गया। सोडियम कार्बोनेट क्या होता है दोस्तों? जो सोडियम कार्बोनेट है जो धावल सोडा होता है, ये सोडियम क्लोराइड किसका? जो साधारण नमक होता है, जो साधारण नमक होता है दोस्तों, ये चीजें हो गई। सोडियम कार्बोनेट क्या हो गया? जो धावल सोडा है, जो कपड़ा धुला जाता है, जो पाउडर बनता है वो चीज है धावल सोडा, इसको बोला जाता है। धोने वाला सोडा है, धावल सोडा है, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है दोस्तों, एसिटिलीन का उपयोग कहाँ किया जाता है? एसिटिलीन के जैसे माने फलों को जो कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? एसिटिलीन का भी उपयोग किया जा सकता है। ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। तो खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु निम्नलिखित में कौन सा प्रयुक्त होता है? तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, बेंजोइक एसिड। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 20वां क्वेश्चन है, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। देखा जाए क्या दिया। एंजाइम मूलतः क्या है? एंजाइम के बारे में आपको बताना है। एंजाइम की क्या विशेषता है आपको मालूम होगा। एंजाइम क्या है?
एंजाइम जानते हैं दोस्तों क्या करता है, किसी रिएक्शन में, किसी भी केमिकल रिएक्शन में, रासायनिक अभिक्रिया में क्या करता है, उसकी गति को क्या है, बढ़ा देता है। लेकिन वह क्या है, स्वतः जो है उस रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। एंजाइम जो होता है रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, लेकिन उसकी गति को क्या है, बढ़ा देगा या उसकी गति को मंद कर देगा, घटा देगा, ऐसा होता है। ठीक, अब एंजाइम बोलते हैं क्या है, ये आपको बताना है। ऑप्शन दिया, ए ऑप्शन प्रोटीन, बी ऑप्शन दिया है कार्बोहाइड्रेट, सी ऑप्शन है वसा, और डी ऑप्शन दिया हुआ है विटामिन। तो एंजाइम क्या है, मतलब बताइए। तो सही आंसर बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा। तो सही आंसर करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट आंसर ए हो गया प्रोटीन। करेक्ट आंसर क्या हो गया, प्रोटीन। तो एंजाइम जो होते हैं वह मूलतः क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। एंजाइम प्रोटीन होते हैं, एंजाइम प्रोटीन होते हैं। एंजाइम जो है वह क्या है, एंजाइम प्रोटीन होते हैं। ठीक है, एंजाइम तो होते हैं प्रोटीन होते हैं। और प्रोटीन जानते हैं दोस्तों किससे बना, तो जो एमिनो एसिड है, नाइट्रोजन के जो तत्वों से जो संयुक्त करके जो है इस तरीके से क्या प्रोटीन का निर्माण होता है, ये चीज आपको मालूम होगा है। तो एंजाइम क्या होते हैं, मूलतः क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। तो दोस्तों इस सेशन में हम लोगों ने विज्ञान से संबंधित जो 20 क्वेश्चन थे उसको सॉल्व कर लिया गया, और जो अन्य बातें थी उसको भी हम लोगों ने देखा। तो वीडियो आप इसको रिवाइज कर लीजिए, तो आप जो है इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा, ऐसे अगर प्रश्न आते हैं तो एग्जाम में आप बेहतर ढंग से सही कर पाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नए टॉपिक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।